हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ लिए थे कि सकेंद्र कक्षा क्या होती है, बल नियम क्या होते हैं, सकेंद्र कक्षा के अवकल समीकरण सारे डेरिवेशन सॉल्व आउट कर लिए थे हमने। अब है हमारे उन्हीं के बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस हैं। देखिए हमारे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ध्रुव बिंदु की ओर बल का नियम ज्ञात कीजिए जिसके अधीन कोई कण इस वक्र के अनुदिश क्या है, गतिमान है। हमें ध्रुव बिंदु की ओर बल का नियम ज्ञात करना है और उस पर ये डिफाइन जब वो इन वक्र के अनुदिश क्या होता है, गति होता है। बल नियम ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि आपको P समानुपाती या व्युत्क्रमाणु फाइंड करना है दूरी के, जहाँ P केंद्र बल होता है और R दूरी होती है। तो P और R के बीच में क्या रिलेशन मिलते हैं वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर वही है बल का नियम। तो आपको जब भी पूछे कि बल का नियम क्या होता है तो आपको मतलब P और R के बीच का रिलेशंस बताना है। P यानी कैपिटल जो कि केंद्रीय बल है और R दूरी है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन मिलेगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे इसका फर्स्ट पॉइंट देखो, R इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए ई टू दी पावर थीटा कोट अल्फा। एक चीज और मैं आपको बता रही हूँ, जो ये इक्वेशन होती है ये एक समान कोणिक सर्पिल की इक्वेशन होती है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में इक्वेशन ना देके सिर्फ नाम दे दिया जाता है कि एक समान कोणिक सर्पिल की समीकरण है। तो एक समान कोणिक सर्पिल की समीकरण यही होती है, R इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कोट अल्फा। अब ठीक है ना, चूंकि हमें पता है R इज इक्वल टू क्या होता है, 1/u होता है। तो R की जगह 1/u पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 1/u इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कोट अल्फा, या फिर u को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा ए यू ई टू दी पावर थीटा कोट अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मिलेगा। बल नियम ज्ञात करना है और हमें बल नियम के लिए सकेंद्र कक्षा की जो अवकल समीकरण थी वो यूज में लेते हैं, जो क्या थी, P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो यानी हमें डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस यू का 2 बार अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष में, तो हमें वो वैल्यूज फाइंड आएगी और हम वहाँ पे जब पुट कर देंगे तो हमें रिलेशंस मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में करते हो तो u भी रहेगा, फिर आपको यहाँ से वैल्यूज निकाल के वहाँ पर पुट करनी होगी। तो इसलिए इसका इजी पैटर्न यही है कि आप दोनों तरफ लोग ले लें। लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें अवकलन करने में आसानी रहेगी। अवकलन आप यहाँ पर भी कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर ये u इंटू वी की फॉर्म से होगा। फिर आपको पिछली समीकरण यहाँ से वैल्यूज वापस से पुट करनी होगी, इसलिए यहाँ जब आप इसका लोग ले लोगे तो डिफरेंशियल इजी रहेगा, जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ लोग लीजिए, लोग a इंटू बी इंटू सी, तो क्या होता है लोग a प्लस लोग b प्लस लोग c। जब इसके साथ लोगे तो लोग बेस भी e है और ये भी e है, तो ये वैल्यूज क्या बचेगी, थीटा कोट अल्फा, और लोग 1 का मान होता है 0। आप कीजिए इसके थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो लोग a ये तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो क्या हो गया 0। u का करोगे तो 1/u du ओवर d थीटा, और यहाँ थीटा का 1 हो गया तो क्या बचेगा आपका कोट अल्फा। क्लियर है ये चीज, यानी यहाँ से du ओवर d थीटा क्या आ गया है आपका माइनस के u कोट अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ दोबारा से इसका अवकलन कीजिए, दोबारा जब थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कोट अल्फा तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, सिर्फ u का होगा, और u का क्या होगा डी यू ओवर डी थीटा। समीकरण 2 से डी यू और डी थीटा का मान पुट कर दीजिए, क्या है माइनस यू कोट अल्फा, तो डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यू कोट स्क्वायर अल्फा। क्लियर है ना। अब है सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण से जो क्या होती है, P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। समीकरण 3 से डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हो गया P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस यू कोट स्क्वायर अल्फा। यहाँ से u कॉमन आ जाएगा तो आपकी इक्वेशंस क्या मिलेगी आपको, P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। तो ये हो गया है एच स्क्वायर यू क्यूब कोसेक स्क्वायर अल्फा। एच भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोसेक भी कांस्टेंट वैल्यू है, यानी पी क्या है समानुपाती हो गया यू क्यूब के, और यू क्या होता है 1/r, तो यानी पी समानुपाती है 1/r क्यूब के। क्लियर है, यहाँ एच और कोसेक अल्फा कांस्टेंट वैल्यूज है, तो समानुपाती का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट तो वापस से डिफाइन हो जाएगा। तो यानी जो मेरा ध्रुव बिंदु की ओर बल का नियम है वो क्या है, ध्रुव से दूरी के घन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है ये चीज। नाउ अब है सेकंड पार्ट इसका कि r इज इक्वल टू ए टेन थीटा दिया हुआ है।
आर की जगह आप पुट कीजिए 1/u, तो 1/u इज इक्वल टू a tan थीटा। u को इधर ले जाइए तो au इज इक्वल टू u को इधर ले जाइए, tan थीटा को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका au, और 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के ना। अब दोनों तरफ थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो a तो कांस्टेंट है, u का क्या हो गया? du ओवर डी थीटा, और कोट थीटा का अवकलन क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा। दोबारा से थीटा की सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये हो गया a डी स्क्वायर u डी थीटा स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का क्या होता है? माइनस के कोसेक थीटा कोट थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो ये क्या होगा? पहले टू कोसेक थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, तो ये आपको मिलेगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कोट थीटा। चूंकि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के, हमने पुट कर दिया ना। यहाँ समीकरण 1 से कोट थीटा का मान रख दीजिए, यहाँ पे वो क्या है? au, तो ये हो गया a डी स्क्वायर u डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 1 प्लस a स्क्वायर u स्क्वायर इंटू au। a से a कैंसिल आउट, तो डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 2u इंटू 1 प्लस a स्क्वायर u स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। नाउ सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण से जो क्या थी? p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। समीकरण 3 से डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर का मान आप पुट कर दीजिए, तो ये हो गया एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस 2u इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। यहाँ से तो u कॉमन आ गया है, तो ये हो गया एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यानी एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू क्या हो गया? 3 प्लस में 2a स्क्वायर यू स्क्वायर, यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1/r। तो यहाँ आप पुट कर दीजिए 1/r, तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? एच स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू 3 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये है इसके बल का नियम। अब यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते कि किसके समानुपाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, आपका दिया हुआ है कि ध्रुव बिंदु की ओर बल P के अधीन एक कण A/r इज इक्वल टू 4 वैल्यूज दी हुई है, e की पावर n थीटा कोस हाइपरबोला n थीटा या साइन हाइपरबोला n थीटा निर्मित करता है। तो बल का नियम ज्ञात कीजिए। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर बल नियम ज्ञात करवाता है तो इसका मतलब है हमें P और R के बीच में रिलेशन फाइंड करना है और इसी तरीके से उसे सोल्व करना है। क्लियर है ना। आपको दिया हुआ है कि A/r इज इक्वल टू या तो e की पावर n थीटा है या n थीटा है या फिर कोस हाइपरबोला n थीटा है या फिर साइन हाइपरबोला n थीटा। ये 4 में फंक्शन में से कोई भी हो सकता है ना। क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है? 1/u, तो यहाँ पुट कीजिए, तो au इज इक्वल टू हो गया e की पावर n थीटा कोस हाइपरबोला n थीटा या साइन हाइपरबोला n थीटा। समीकरण 1 ना। इस समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये हो गया a du ओवर डी थीटा। इसका जब अवकलन करोगे तो ये तो क्या हो गया? n e की पावर n थीटा। यहाँ थीटा का 1 हो गया, तो ये क्या बचेगा? n कोस। इतना ध्यान रखना, ये हाइपरबोला में है, और जब कोस या साइन हाइपरबोला में से किसी का अवकलन भी करते हैं, समाकलन करते हैं, तो माइनस में नहीं ओनली पॉजिटिव में आते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे कोस हाइपरबोला का माइनस के साइन हाइपरबोला करो, वो गलत होगा, क्योंकि ये हाइपरबोला है जिनमें माइनस का साइन इंक्लूड नहीं होता है। तो कोस हाइपरबोला n थीटा का अवकलन क्या होगा? n साइन हाइपरबोला n थीटा, या साइन हाइपरबोला n थीटा का क्या होगा? n कोस हाइपरबोला n थीटा। दोबारा इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो ये होगा a डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर e की पावर n थीटा। n कांस्टेंट है, इसका क्या हो गया? 0। ये हो गया n स्क्वायर कोस हाइपरबोला n थीटा और ये हो गया n स्क्वायर साइन हाइपरबोला n थीटा। अब आप समीकरण 1 में देखिए इधर कि मेरा या तो au e की पावर n थीटा के बराबर है या n थीटा के बराबर हो, क्योंकि कॉमा में है, ये इन 4 में से किसी के बराबर हो सकता है। तो समीकरण 1 से वैल्यूज पुट कीजिए। सबसे पहले e की पावर n थीटा की वैल्यू क्या होगी? au, तो n स्क्वायर au, ये तो 0 है। कोस हाइपरबोला n थीटा भी क्या हो गया? au, तो यानी n स्क्वायर au, और साइन हाइपरबोला n थीटा भी किसके बराबर है? au के, तो ये हो गया n स्क्वायर au। क्लियर है यहाँ से चीजें ना। अब क्या कर रही हूँ? समीकरण 3 में दोनों तरफ मैं au को जोड़ रही हूँ। au को ऐड कीजिए, यहाँ पे au को ऐड करोगे तो a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? डी स्क्वायर u ओवर डी थीटा स्क्वायर प्लस में u। यहाँ ऐड करूंगी तो au कॉमन आ गया, तो a इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू।
यहाँ ऐड करूंगी तो ए यू एज इट इज होगा ना, यहाँ पे करूंगी तो a इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू, और यहाँ पे भी ए यू कॉमन आ गया, यानी a इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू। यहाँ से देखिए a यहाँ से कॉमन आकर इस a के साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। क्लियर है ये चीज ना। कैंसिल आउट हो चुका है नाउ। तो सकेंद्र कक्ष के अवकल समीकरण लीजिए। सकेंद्र कक्ष की अवकल जो समीकरण है वो क्या है हमारी कि P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू क्यूब इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। क्लियर है। वहाँ समीकरण जो 4 हमने अभी फाइंड आउट की थी ये रही। यहाँ से u प्लस डी स्क्वायर यू और डी थीटा स्क्वायर का मान पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे, ये मैंने सिर्फ इधर लिया, तो इक्वेशन क्या मिलेगी, एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू, यू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू, या फिर एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू। अब एच स्क्वायर यू स्क्वायर को इधर लीजिए, तो पी आपका बराबर हो गया है एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू क्यूब, एच स्क्वायर यू क्यूब, या एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू क्यूब, या फिर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू यू क्यूब। इन चारों केस में देखिए जो आपका P अगर समानुपाती मिलेगा तो वो किसके, U क्यूब के है, क्योंकि चारों में ही एक ही केस है U क्यूब है। तो यानी चारों ही कंडीशन में मेरा P समानुपाती है U क्यूब के, यानी P इस समानुपाती 1/r क्यूब, यानी केंद्रीय बल ध्रुव से दूरी के घन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है ये चीज। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एक कण परवलय में अचर वेग v से चलता है। सिद्ध कीजिए कि नाभि के परितः क्षेत्रीय वेग sec थीटा बाई 2 के समानुपाती है, जहां थीटा शीर्ष से कण की कोणिक दूरी है। मेरा जो पथ दिया हुआ है वो परवलय दिया हुआ है, और मेरा कण उस परवलय में एक वेग v से चलता है, जहां वेग v क्या है, कांस्टेंट है। हमें ये सिद्ध करना है कि उसकी नाभि के चारों ओर जो क्षेत्रीय वेग होगा वो क्या होगा, क्षेत्रीय वेग sec थीटा बाई 2 के समानुपाती होगा, जहां थीटा मेरी शीर्ष से कण की क्या है, कोणिक दूरी है। देखिए परवलय की नाभि, अब जो भी आपका डायग्राम बनेगा उसमें परवलय की जो नाभि है उसे तो मैंने ध्रुव मान लिया, और इसके अक्ष को प्रारंभिक रेखा में डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो परवलय की नाभि को तो ध्रुव और अक्ष को प्रारंभिक रेखा लेती हूँ, तो परवलय का समीकरण होता है, ये आप ध्यान रखना, ध्रुवीय समीकरणों में ये होता है परवलय समीकरण P स्क्वायर इज इक्वल टू AR। क्लियर है। या फिर ये तो P और R में होगा, और या फिर ध्रुवीय में होता है 2A/R इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस थीटा। ये आपने फर्स्ट ईयर में ध्रुवीय समीकरण में भी पढ़ा होगा, ये इक्वेशन वहां पे भी आपको मिली थी। तो जो परवलय की समीकरण होती है पदिक रूप में वो होती है P स्क्वायर इज इक्वल टू AR, और ध्रुवीय निर्देशांकों में होती है 2A/R इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस थीटा। अब मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ 2A/R इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ देखिए कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ऑपरेट कर रही हूँ, तो 2A/R इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस के 1 से 1 कैंसिल आउट, ये बचेगा 2A/R इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरा R क्या हो जाएगा, R को उधर लिए, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 को इधर लिए, तो 1/कोस होता है सेक, तो R हो गया है आपका R इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब चूंकि हमें क्षेत्रीय वेग फाइंड करना है कि वो समानुपाती होगा, तो सकेंद्र कक्ष के किसी भी बिंदु पर जो क्षेत्रीय वेग होता है वो होता है 1/2 v इंटू पी। क्योंकि अचर वेग v से चलता है, तो ये जो मेरा वेग है v, ये वेग है जो कि अचर है, और p तो मेरा आपका क्या है, ये इसमें जो डिफाइन करते हैं बल वो होगा। ठीक है, पॉइंट है ना। और चूंकि P किसके बराबर है, AR के, तो ये क्या होगा 1/2 v इंटू अंडर रूट AR। R की वैल्यू जब समीकरण 1 से पुट कर दीजिए तो ये हो गया अंडर रूट A स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाय 2। बाहर निकालोगे तो ये क्या होगा 1/2 VA सेक थीटा बाय 2, यानी क्षेत्रीय वेग समानुपाती हो गया है सेक थीटा बाय 2 के, और हमें यही प्रूफ करना था। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब हमारा पथ परवलय होता है तो उस परवलय में सकेंद्र कक्ष के किसी बिंदु पर जो क्षेत्रीय वेग है वो होता है 1/2 v इंटू पी। जहाँ v वेग होता है, चूंकि यहाँ वेग अचर दिया हुआ था तो इसलिए मैंने इसे कैपिटल V से डिफाइन किया, चाहे स्मॉल v से डिफाइन कर लेना, क्योंकि वेग अचर है। क्लियर ये चीज ना।
नेक्स्ट देखिए, सकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर वेग एक वृत्तीय सकेंद्र कक्षा के एक बिंदु जिसकी ध्रुव से दूरी उतनी है जितनी की पहले बिंदु की है के वेग के 1/n भाग के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल 1/r² प्लस 1 के समानुपाती है और सकेंद्र कक्षा का समीकरण ये होगा। देख क्या कह रहा है वो, सकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु पर वेग एक वृत्तीय सकेंद्र कक्षा के एक बिंदु जिसकी ध्रुव से दूरी उतनी है जितनी की पहले बिंदु की है। ये आपको कह रहा है मेरा सकेंद्र कक्षा है, ठीक है, उस पर किसी बिंदु का वेग वही होगा एक वृत्तीय सकेंद्र कक्षा का बिंदु जिसकी ध्रुव से दूरी उतनी है जितनी की इस बिंदु की दूरी है। आगे बात समझ में, तो यानी सकेंद्र कक्षा के किसी बिंदु की ध्रुव से दूरी और वृत्तीय सकेंद्र कक्षा की किसी बिंदु से ध्रुव की दूरी दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है, आपको दो कक्ष दिए हुए, एक सकेंद्र कक्ष है, एक वृत्तीय सकेंद्र कक्ष है, और सकेंद्र कक्ष की ध्रुव सकेंद्र कक्ष के किसी भी बिंदु की ध्रुव से जो दूरी होती है वही दूरी वृत्तीय सकेंद्र कक्ष के किसी बिंदु की ध्रुव से होगी। क्लियर, यानी इनकी इनके बिंदुओं की दूरी ध्रुव से क्या है, दोनों की बराबर है। क्या कह रहे हैं कि वेग के 1/n भाग के बराबर है। ये दे रहा है कि जो इसकी वेग है, ठीक है, सकेंद्र कक्षा का जो वेग है वो वृत्तीय सकेंद्र कक्षा के वेग के किसके भाग के बराबर है, 1/n भाग के बराबर है। ठीक है, बस इतना मेन था समझना। उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि जो केंद्रीय बल P होगा वो इसके समानुपाती होगा, सकेंद्र कक्षा का समीकरण ये होगा। तो मैंने मान लिया कि कण का जो वेग एक स्मॉल v है जो कैपिटल V है, जो कि नाभि से r दूरी पर है, और जबकि ये क्या कण, जब कण एक तो सकेंद्र कक्षा में गति करता है और वृत्तीय कक्ष में गति करता है, तो जब कण सकेंद्रीय कक्ष में गति करता है तो कण का वेग स्मॉल v है, और वृत्तीय कक्ष में गति करता है तो कण का वेग कैपिटल V है। और चूंकि दोनों की ध्रुव से दूरी बराबर है तो हमने मान ली कि ध्रुव से दूरी क्या है, दोनों की r है। क्लियर है, हमें दिया हुआ है कि जो सकेंद्र कक्षा का वेग है वो वृत्तीय कक्षा के वेग के 1/n भाग के बराबर है, यानी v स्मॉल v इज इक्वल टू 1/n इंटू कैपिटल V, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए वृत्तीय कक्ष में गति कर रहे हैं, अभिलंबित त्वरण अगर मैं डिफाइन करती हूँ तो क्या होता है अभिलंबित त्वरण, v² जो रो त्रिज्या होती है। यहाँ मैं r में डिफाइन, रो इज इक्वल टू क्या है, r है, इस चीज का ध्यान रखना, रो इज इक्वल टू r ना। तो अभिलंबित त्वरण हो गया P इज इक्वल टू v² में r, या फिर v² इज इक्वल टू PR ना। समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ पे पहले समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग लिया तो स्मॉल v² इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल v²/n², और समीकरण 2 से कैपिटल v² का मान मैंने पुट कर दिया जो हो गया PR/n²। चूंकि r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/u होता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो स्मॉल v² आपका हो गया इज इक्वल टू P/n²u। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। नाउ अब देखिए सकेंद्र कक्षा में किसी कण का वेग क्या होता है हमारे पास, सकेंद्र का P कैपिटल P इज इक्वल टू, पहले मैं आपको वही डिफाइन कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरा जो इक्वेशन सकेंद्र कक्षा का कोई समीकरण क्या होती है, कैपिटल P इज इक्वल टू n² h² इंटू u प्लस d² u /d θ², यही होती है। यहाँ मेरा समीकरण 3 में क्या है, कैपिटल P है, वही तो है जो बिंदु केंद्रीय बल डिफाइन था, तो यहाँ मैं P की वैल्यू पुट कर सकती हूँ P/n² u की। चूंकि हमारा यहाँ देखिए सकेंद्र कक्ष की अवकल समीकरण से P मेरा होता है n² h² इंटू u प्लस, सॉरी एक आपने ये भी पढ़ी थी यहाँ पे, तो ये हो गया समीकरण 3 से पुट कर दीजिए, तो ये हो गया h², कण का वेग फाइंड कर रहे हैं तो आपने पढ़ा था n² h² u प्लस du/d θ का होल स्क्वायर, यही होता है अपॉन में। तो ये हो गया सकेंद्र कक्ष का में कण का वेग स्मॉल v² इंटू h² इंटू u² प्लस du/d θ का होल स्क्वायर, जो किसका मान हो गया, कैपिटल P/n² u के। क्लियर है, ये आपने पढ़ा था मैंने सकेंद्र कक्ष में कण का वेग आप लोगों को फाइंड आउट जब करवाया था तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ी थी कि ये वैल्यूज ये होती है। एक बार चेक कर लेते हैं, सकेंद्र कक्ष में कण का वेग हमने जो फाइंड किया था तो इसी तरीके से हमने फाइंड किया था।
हाँ, वो होता है एच वी स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये नहीं, हमने सकेंद्र कक्ष में कण का वेग पढ़ा था, वो किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू में यू स्क्वायर प्लस में डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। वी स्क्वायर इसके बराबर होता है, तो मैं समीकरण 3 में वी स्क्वायर की जगह ये वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, जो हो गया एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये वैल्यूज किसके बराबर, पी अपॉन एन स्क्वायर यू की। यहाँ मैंने वी स्क्वायर का वैल्यूज पुट किया। नाउ अब इन दोनों को बराबर लीजिए, तो एन स्क्वायर को इधर लिए तो पी अपॉन यू किसके बराबर हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा के होल स्क्वायर के। नाउ समीकरण 4 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जैसे इसका करूंगी, यहाँ पर p ना तो p कांस्टेंट है ना ही u कांस्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। दोनों का होगा, सबसे पहले 1 अपॉन यू को कांस्टेंट रखती हूँ, p का करती हूँ तो क्या हो गया 1 अपॉन यू डी पी ओवर डी थीटा। ना p को कांस्टेंट रखकर u का करूंगी 1 अपॉन यू का, तो क्या हो जाएगा माइनस पी अपॉन यू स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर कांस्टेंट है, यू स्क्वायर का 2u डी यू ओवर डी थीटा प्लस और डी यू ओवर डी थीटा के होल स्क्वायर का हो गया 2 डी यू ओवर डी थीटा डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। ना dp ओवर डी थीटा को मैं लिख सकती हूँ dp ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा। सिर्फ और कुछ नहीं किया इस इक्वेशन में, मैंने सिर्फ dp ओवर डी थीटा को लिखा है dp ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी थीटा माइनस पी अपॉन यू इसका डी यू ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ से 2 डी यू ओवर डी थीटा कॉमन ले लिया, तो आपकी ये वैल्यूज बनेगी। ना यहाँ से भी अब मैं कॉमन ले रही हूँ डी यू ओवर डी थीटा, तो डी यू ओवर डी थीटा कॉमन ले लिया, तो डी यू ओवर डी थीटा इंटू 1 अपॉन यू डी पी ओवर डी यू माइनस पी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डी यू ओवर डी थीटा इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर। डी यू ओवर डी थीटा से डी ओवर डी थीटा कैंसिल आउट, ये तो आपका क्या बचा 1 अपॉन यू डी पी ओवर डी यू माइनस पी अपॉन में यू स्क्वायर। ये वैल्यूज देखिए, चूंकि आपका p क्या होता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इंटू यू प्लस डी स्क्वायर यू ओवर डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी p अपॉन में यू स्क्वायर। मैंने यहाँ पर वो वैल्यूज पुट कर दी है। नाउ इस वैल्यूज को आप उधर लीजिए, तो 1 अपॉन यू डी पी ओवर डी यू इज इक्वल टू 2n स्क्वायर इंटू पी अपॉन यू स्क्वायर प्लस में p अपॉन यू स्क्वायर। p अपॉन यू स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी अपॉन में यू स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कीजिए, ये हो गया dp अपॉन p इज इक्वल 2n स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी यू ओवर यू। दोनों तरफ समाकलन कीजिए, जैसे ही समाकलन करूंगी तो log p इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1 इंटू log u प्लस में log c, यानी p इज इक्वल टू क्या हो गया log a प्लस log b, log a इंटू b, तो p क्या हो गया एंटी log लेने के बाद p इज इक्वल टू c u की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1। और चूंकि r u इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन r पुट कर दीजिए, तो p इज इक्वल टू c अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1, c कांस्टेंट है, यानी p समानुपाती 1 अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1, यानी मेरा जो केंद्रीय बल है वो 1 अपॉन r की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1 के क्या है समानुपाती होगा। एक पार्ट प्रूफ हो चुका है। अब हमें सकेंद्र कक्ष की समीकरण ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अब देखिए आपका यहाँ पे मैंने लिख रही हूँ कि समीकरण 5 से मेरा ये जो p का मान मुझे मिला है ये किसमें पुट करी समीकरण 4 में, तो समीकरण 5 से p का मान समीकरण 4 में रखूंगी तो क्या इक्वेशन मिलेगी, c u की पावर 2n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, एक u से u कैंसिल आउट, ये आपका बचेगा c u की पावर 2n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। एन स्क्वायर एच स्क्वायर को इधर ले आइए, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर प्लस डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी यू की पावर 2n स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर। यू स्क्वायर को भी उधर ले जाइए, तो आपको डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सी यू की पावर 2n स्क्वायर माइनस अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर। यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जैसे यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, यू स्क्वायर इंटू सी यू की पावर 2n स्क्वायर माइनस में 2 अपॉन में एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1। चूंकि सी क्या है मेरा एक कांस्टेंट है, तो मैं इसे एक नया कांस्टेंट मान रही हूँ सी को, जो क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू ए की पावर 2n स्क्वायर माइनस में 2। मैंने सी को ये माना जो कि अचर मान है, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो यही मान के प्रूफ होगा।
पुट कर दीजिए सी का मान यहाँ पे, तो डी यू ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ए की पावर 2n स्क्वायर माइनस 2 इंटू यू की पावर 2n स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 1। एन स्क्वायर एच स्क्वायर से एन स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल आउट, इसे लिख सकते हो ए यू की पावर 2n स्क्वायर माइनस 2 यानी ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिर्फ इस फॉर्म को ये लिखा है। यहाँ से अंडर रूट लीजिए तो डी यू ओवर डी थीटा क्या होगा, यू अंडर रूट ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 की होल स्क्वायर माइनस का 1। वेरिएबल सेपरेट कीजिए तो ये हो गया डी यू का और ये हो गया इंटीग्रेशन, और वेरिएबल सेपरेट करके समाकलन कर लीजिए। तो C1 है समाकल स्थिरांक। अब मैंने मान लिया कि जो मेरा ए यू की एन स्क्वायर माइनस 1 है वो क्या है, सेक जेड, यानी ए एन स्क्वायर ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 ये बराबर हो गया सेक जेड के। डिफरेंशियल कीजिए, ए कांस्टेंट है, यू का करूंगी तो ये तो कांस्टेंट है ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 1, इसका करूंगी तो एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 2 डी यू इज इक्वल टू सेक का क्या हो गया, सेक जेड टेन जेड डी जेड। नाउ यहाँ देखिए ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पावर क्या है, यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 2, एक पावर नीचे डिफाइन कर रही हूँ तो इसे लिख सकती हूँ यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू डी यू इज इक्वल टू सेक जेड टेन जेड डी जेड लिख सकती हूँ मैं ना। यहाँ पर सिर्फ क्या कर रही हूँ, डी यू ओवर यू को तो इधर रख रही हूँ, बाकी की वैल्यूज इधर ले जा रही हूँ, तो एन स्क्वायर माइनस 1 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 और यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 यानी ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, उसके डिवाइडेशन में। ये हो गया डी यू ओवर यू इज इक्वल टू सेक जेड टेन जेड डी जेड अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस में 1। क्लियर है। नाउ चूंकि मैंने ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 को क्या माना था, सेक जेड माना था, तो यहाँ पुट कर दीजिए सेक जेड, तो सेक से सेक कैंसिल आउट, तो डी यू ओवर यू इज इक्वल टू किस में चला गया, टेन जेड डी जेड अपॉन में एन स्क्वायर माइनस 1 के। तब यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन में समीकरण 6 में मैं वैल्यूज वापस से पुट कर रही हूँ, तो ये आपकी जो इक्वेशन है यहाँ देखिए डी यू ओवर यू तो किस में जा चुका है आपका, टेन जेड डी जेड अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 में पुट कर दिया, टेन जेड डी जेड अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, और चूंकि हमने ये किसके बराबर माना था, सेक जेड के, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर जेड माइनस के 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस में C1। नाउ चूंकि सेक स्क्वायर जेड माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर जेड के, और ये अंडर रूट हटाओगे तो टेन जेड, टेन से टेन कैंसिल आउट, यानी आपको यहाँ एन स्क्वायर माइनस 1 इधर भी ले जा रही हूँ, तो ये तो क्या बचेगा, सिर्फ डी जेड इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन डी थीटा प्लस में, चूंकि एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू C1 पूरी कांस्टेंट वैल्यू, जिसे मैंने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया C2। समाकलन कीजिए तो ये हो गया z इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू थीटा प्लस में C2। चूंकि C2 समाकल स्थिरांक है इसलिए मैं इसको 0 मान रही हूँ, जैसे ही 0 मानूंगी तो z क्या हो गया, z इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू थीटा, दोनों तरफ सेक लीजिए, सेक लूंगी तो सेक z इज इक्वल टू सेक एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू थीटा, सेक z की वैल्यूज पुट कर दीजिए जो मैंने क्या मानी थी, ए यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 यू की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू थीटा। चूंकि u इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो ये हो जाएगा मेरा a की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस एन स्क्वायर माइनस 1 थीटा। आर की वैल्यूज निकालूंगी तो ये क्या हो गया, आर की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 इधर ले जाके इज इक्वल टू ए की पावर एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस एन स्क्वायर माइनस 1 थीटा, और मुझे यही प्रूफ करना था। क्लियर है ये चीज़। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन तो मैंने प्रूव कर दिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल भी वो इजी आपका सोल्व हो जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी।